आज हम IFSCA की 2022 वाली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस की गहराई में उतरेंगे। हमारे सामने NISM IFSCA की एक सर्टिफिकेशन वर्कबुक है और हम खास तौर पर इसके चैप्टर 5 को खंगालेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि गिफ्ट सिटी जैसा एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सेंटर अपने सिस्टम को साफ सुथरा कैसे रखता है। और ये समझना बहुत जरूरी है। IFSCA जैसे ग्लोबल हब में जहां हर रोज सीमा पार इतने सारे लेन देन होते हैं, वहां ये गाइडलाइंस एक तरह से एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। ये पक्का करती हैं कि सिस्टम का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। बिल्कुल। तो चलिए इस सुरक्षा कवच को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहला सवाल, ये नियम कानून असल में किसके लिए हैं और उन्हें सबसे पहले करना क्या होता है? देखिए, ये हर रेगुलेटेड एंटिटी पर लागू होते हैं। मतलब IFSCA से लाइसेंस लेकर काम करने वाली हर कंपनी, चाहे वो बैंक हो, ब्रोकर हो या कोई फंड। अच्छा। और उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है एक फॉर्मल AML CFT पॉलिसी बनाना, जिसे उनकी गवर्निंग बॉडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी मिलनी चाहिए। और इसकी अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? इसकी सीधी जिम्मेदारी कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के सिर पर होती है। अरे वाह! तो ये सिर्फ कंप्लायंस डिपार्टमेंट का सिरदर्द नहीं है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सवाल सीधे टॉप बॉस से पूछा जाएगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी को बहुत गंभीर बना देता है। तो ठीक है, पॉलिसी बन गई, लेकिन वो ये कैसे तय करते हैं कि किस पर कितनी नजर रखनी है? क्या हर ग्राहक और हर ट्रांजैक्शन पर एक ही तरह के नियम लागू होते हैं? नहीं, और यहीं पर ये सिस्टम बहुत स्मार्ट हो जाता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है रिस्क बेस्ड अप्रोच। मतलब ये एक साइज सबको फिट वाला मामला नहीं है। रिस्क बेस्ड अप्रोच, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? देता पहले वो देखता है कि किसका मामला कितना गंभीर है। बेहतरीन एनालॉजी है। तो ये कंपनी अपने ग्राहकों का ट्रायज कैसे करती हैं? हर कंपनी को अपने जोखिमों का खुद आकलन करना होता है। वो देखते हैं कि उनके ग्राहक कौन हैं, वो किन देशों से ताल्लुक रखते हैं, कहीं वो किसी ज्यादा जोखिम वाले देश से तो नहीं है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। इन सब फैक्टर्स के आधार पर वो अपने ग्राहकों को 3 कैटेगरी में बांटती हैं: निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम, यानी लो, मीडियम एंड हाई। और इस बंटवारे का नतीजा क्या होता है? मतलब एक बार पता चल गया कि कौन हाई रिस्क मरीज है तो उसका इलाज कैसे बदलता है? जिसका जोखिम ज्यादा, उसकी उतनी ही गहरी जांच पड़ताल होती है। हाई रिस्क ग्राहकों के लिए इन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस की जाती है, जिसमें ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, पैसे के सोर्स को और गहराई से वेरीफाई किया जाता है। और कम जोखिम वालों के लिए? उनके लिए प्रक्रिया सरल हो सकती है, जिसे सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। और ये कोई एक बार का काम नहीं है। इस पूरे रिस्क असेसमेंट को हर 2 साल में रिव्यू करना जरूरी है, या फिर जब भी कोई बड़ी घटना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरह से किले का ब्लूप्रिंट। अब बात करते हैं उन संतरियों की जो दीवानों पर खड़े हैं। ये रिस्क असेसमेंट असल एक्शन में कैसे बदलता है? वो असल में क्या ढूंढते हैं जिससे खतरे की घंटी बजती है? इसका सीधा ताल्लुक है संदिग्ध लेन देन की पहचान और रिपोर्टिंग से। हर कंपनी में एक प्रधान अधिकारी यानी प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। ये एक सीनियर अधिकारी होता है जो इस पूरे सिस्टम का इंचार्ज है। तो अगर किसी कर्मचारी को कुछ गड़बड़ लगती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी खबर तुरंत प्रधान अधिकारी तक पहुंचाए। कुछ गड़बड़ या अजीब से क्या मतलब है? कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। मान लीजिए एक ज्वेलर का खाता है जिसमें हर महीने 20-25 लाख का टर्नओवर होता है। अचानक एक दिन उस खाते में किसी अनजान विदेशी कंपनी से 5 करोड़ रुपए आ जाते हैं और अगले ही दिन वो पैसा 10 अलग अलग अनजान खातों में भेज दिया जाता है। इसका कोई बिजनेस कारण समझ नहीं आता। तो ये एक रेड फ्लैग है। हाँ, यही वो रेड फ्लैग है जिसे पकड़ने के लिए कर्मचारियों को ट्रेन किया जाता है। तो कर्मचारी ने खतरे की घंटी बजा दी, लेकिन क्या ये मामला सीधे FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास चला जाता है या बीच में कोई फिल्टर भी है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये सीधे नहीं जाता। प्रधान अधिकारी पहले एक फिल्टर का काम करता है। वो उस लेन देन का पूरा विश्लेषण करता है, खाते की हिस्ट्री देखता है और ये तय करता है कि शक कितना जायज है। और अगर शक जायज निकला तो? अगर उसे लगता है कि दाल में वाकई कुछ काला है, तब वो एक संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट यानी STR तैयार करता है। ये रिपोर्ट फिर भारत की FIU IND को भेजी जाती है। और इस सब में गोपनीयता का क्या? गोपनीयता सबसे जरूरी है। ग्राहक को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। इसे कहते हैं टिपिंग ऑफ से बचना। समझ गया।
अच्छा, क्या गाइडलाइंस कुछ ऐसे खास रेड जोन भी बताती हैं जहां संस्थाओं को हमेशा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। स्रोत 2 खास हाई रिस्क वाले इलाकों पर जोर देता है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग और वायर ट्रांसफर। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग को आप बैंकों का सोशल नेटवर्क समझ सकती हैं। एक बैंक दूसरे के जरिए ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसकी खुद की ब्रांच नहीं है, खासकर इंटरनेशनल लेन देन के लिए। तो इसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि आप अपने दोस्त पर तो भरोसा करते हैं, पर क्या आप उसके अनजान दोस्त पर भी लाखों डॉलर का दांव लगा सकते हैं? हो सकता है जिस विदेशी बैंक के साथ आप काम कर रही हैं, उसके अपने नियम कानून ढीले हों। तो इस सोशल नेटवर्क में फर्जी प्रोफाइल से कैसे बचा जाए? इसीलिए गाइडलाइन साफ कहती हैं कि किसी भी शेल बैंक के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। शेल बैंक? शेल बैंक मतलब ऐसे बैंक जिनका कागजों के अलावा कोई असली वजूद नहीं होता, ना कोई ऑफिस, ना कोई कर्मचारी। वो अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाए गए खोखले ढांचे होते हैं। समझ गया। और दूसरा रेड जोन था वायर ट्रांसफर। ये तो बहुत आम तरीका है, इसमें क्या खास खतरा है? आम है, इसीलिए इस पर नियम भी सख्त है, क्योंकि पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से और बहुत तेजी से सीमाओं के पार चला जाता है। नियमों के मुताबिक 1000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के किसी भी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर में भेजने वाले की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी मतलब? सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उसका खाता नंबर, पूरा पता और एक यूनिक पहचान संख्या जैसे पासपोर्ट नंबर। और सबसे जरूरी बात, ये जानकारी पेमेंट के हर पड़ाव पर उसके साथ चलनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर पैसे को शुरू से अंत तक ट्रैक किया जा सके। ठीक है, तो किले का ब्लूप्रिंट तैयार है, दीवारों पर संतरे भी तैनात हैं, लेकिन कोई भी किला तभी मजबूत होता है जब उसके अंदर सब कुछ ठीक हो। कंपनियां ये कैसे पक्का करती हैं कि संगठन में हर कोई इन नियमों को जानता है और उनका पालन भी करता है? ये सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब एक मजबूत आंतरिक ढांचे में छिपा है। स्रोत के मुताबिक इस ढांचे के 3 मुख्य स्तंभ हैं: कंप्लायंस, ऑडिट और ट्रेनिंग। चलिए एक एक करके इन स्तंभों को देखते हैं। कंप्लायंस का क्या मतलब है यहाँ? कंप्लायंस की कमान प्रधान अधिकारी के हाथ में होती है। उसकी जिम्मेदारी ये पक्का करना है कि कंपनी की सारी पॉलिसी और प्रक्रियाएं गाइडलाइंस के हिसाब से हैं। वो एक तरह से कंपनी के अंदर का AML पुलिस ऑफिसर है। और ऑडिट की क्या भूमिका है? ये कंप्लायंस से अलग कैसे है? ऑडिट एक तरह से सिस्टम का इंडिपेंडेंट हेल्थ चेकअप है। एक स्वतंत्र ऑडिट टीम समय समय पर यह जांच करती है कि कंपनी की AML पॉलिसी कितनी असरदार है, क्या सिस्टम में कोई खामी है, क्या कर्मचारी नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ये एक बाहरी नजर की तरह है जो सब कुछ चेक करती है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर, ट्रेनिंग। लेकिन क्या ये ट्रेनिंग अक्सर बस एक सालाना खाना पूरी या टिक द बॉक्स एक्सरसाइज नहीं बन जाती? इसे वाकई असरदार कैसे बनाया जाता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और गाइडलाइंस इसे समझती हैं। इसलिए वो सिर्फ ट्रेनिंग पर नहीं, बल्कि लगातार और अपडेटेड ट्रेनिंग पर जोर देती हैं। असरदार ट्रेनिंग में असली केस स्टडी शामिल होती हैं। मकसद सिर्फ नियम रटाना नहीं, बल्कि कंपनी के अंदर शक करने की, सवाल पूछने की एक संस्कृति बनाना है। मतलब हर कर्मचारी को ये महसूस कराना कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। एकदम सही। अच्छा, और इन सब चीजों से जुड़े दस्तावेजों का क्या होता है? इन्हें कब तक संभालना पड़ता है? 6 साल तक हर रिकॉर्ड संभाल कर रखना, ये तो कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होगा डेटा स्टोरेज के नजरिए से। क्या ये वाकई जरूरी है? बोझ जरूर है, लेकिन ये बेहद जरूरी है। गाइडलाइंस इस मामले में बहुत साफ है। किसी भी ग्राहक के साथ आपका रिश्ता खत्म होने के बाद या कोई ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद कम से कम 6 साल तक सभी रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना अनिवार्य है। 6 साल? जी, और इसका कारण है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस अक्सर कई साल बाद खुलते हैं। जब जांच एजेंसियां किसी पुराने मामले की तह तक जाती हैं, तो यही रिकॉर्ड सबूत का काम करते हैं। इनके बिना किसी भी केस को साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, ये गाइडलाइंस एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाती हैं। इसकी शुरुआत होती है आत्म मूल्यांकन से, यानी रिस्क बेस्ड अप्रोच। फिर आती है सक्रिय निगरानी और रिपोर्टिंग, और इन सब को मजबूती देता है कंप्लायंस, ऑडिट और ट्रेनिंग का एक ठोस आंतरिक ढांचा। ये जवाबदेही की एक पूरी चेन है। बिल्कुल। और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ नौकरशाही के नियम नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर IFSC की इज्जत और साख बनाए रखने के लिए जरूरी है। एक साफ फाइनेंशियल सेंटर ही असली व्यापार और निवेश को अपनी ओर खींचता है। और ये हमें एक दिलचस्प आखिरी सवाल पर लाता है।
गाइडलाइंस में नई या विकासशील तकनीकों से पैदा होने वाले जोखिमों का आकलन करने की बात भी कही गई है। आज हम फिनटेक, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी के युग में हैं। जैसे जैसे फाइनेंस और डिजिटल होता जा रहा है, भविष्य में इन गाइडलाइंस को कैसे बदलना होगा ताकि वो उन अपराधियों से एक कदम आगे रह सके जो हमेशा सिस्टम में नई खामियां ढूंढते रहे।